गुड इवनिंग। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा, हम पढ़ने वाले थे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। हमारा जो लैंग्वेज होगी दोनों की पढ़ने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स होगी, ना ही प्योर हिंदी होगी ना ही प्योर इंग्लिश होगी, ठीक है। जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सारे लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में पढ़ते हैं, मिक्स पढ़ते हैं एक्चुअल में, ठीक है। वो लिखते हैं इंग्लिश में, बाकी पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कुछ लोग होते हैं जो कि मेनली इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हमारा मोटिव रहेगा दोनों को साथ में लेने का, ठीक है। तो हम आज पढ़ते हैं जो पहली क्लास हम वाइस प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं, जो आज की रिसेंटली डेट में देखा जाए करंट अफेयर में कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है और या वाइस प्रेसिडेंट ज़्यादा ही न्यूज़ में है आजकल, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो भी न्यूज़ पे होगा ना, उसमें से आपको चांस मिलेगा ज़्यादा मैक्सिमम कि वो उसके ऊपर क्वेश्चन आए। तो ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें पावर दी गई है ये सब पढ़ेंगे, और इसकी एलिजिबिलिटी, इलेक्शन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिए गए हैं आर्टिकल, वो 63 से लेकर 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, यानी कि आर्टिकल इनके बारे में बताया गया है हमें। आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। देखो ये चीज़ याद नहीं करनी, हमें उनके काम के हिसाब से ये इनको याद करना है, ठीक है। हमें डायरेक्टली ये याद नहीं करनी है, ठीक है। और ये सेकंड हाईएस्ट पार्ट, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट डिजिनिटी ऑफ इंडिया होती है, यानी कि हाईएस्ट। फर्स्ट कौन सी होगी, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और थर्ड कौन से होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ें चलती रहती है, मतलब कि अगर जो प्रेसिडेंट मतलब यानी कि प्रेसिडेंट एब्सेंस है, तो उनके उसमें ये बीपी काम करते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट। और जो वो भी एब्सेंट है तो उसके उसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करते हैं। तो इस हिसाब से तो थर्ड होती है, लेकिन ये तो दूसरी रहती है। और वैसे देखा जाए तो ये अलग अलग दो तरह के अदर ऑर्डर होते हैं, वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर प्रियोरिटी ऑफ द पावर, उसके हिसाब से हम वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चीज़ हम पढ़ रहे कि सेकंड हाईएस्ट डिग्निटी, यानी सेकंड पर्सन ऑफ द इंडिया भी बोल सकते हैं इसको, यानी कंट्री बोल सकते हैं। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होती है, यानी कि प्रेसिडेंट का जो पद है, हमने अमेरिका के राष्ट्रपति पद से लिया है, उपराष्ट्रपति पद से लिया है। मतलब कि वहां से लिया नहीं, वहां से उठा के नहीं लाए। उनका मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे वहां पे वाइस प्रेसिडेंट का टर्म पद, मतलब कि एक पद है, उसी के हिसाब से हमारे इंडिया में भी एक उपराष्ट्रपति का पद होता है। और काम भी लगभग सेम सेम होते हैं, कि हमारे यहाँ पे वहाँ पे जो सीनेट के स्पीकर होते हैं, या सीनेट के स्पीकर बोले या फिर उनको मतलब कि मतलब प्रेसिडेंट बोले सीनेट के। हमारे यहाँ पे राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सीनेट के वाइस प्रेसिडेंट वो काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काम है, हमारे यहाँ पे जो काम है मेनली, इनका जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। सारे काम इन्हीं यही करते हैं उसमें, और ये मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, मेन चीज़ ये है करने की, ठीक है। तो इनका इलेक्शन में कौन कौन वोट डालते हैं, अब वो चीज़ हम देखते हैं। तो इनके इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन में इनके में पहले तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इलेक्शन में कोई भी आदमी जो राज्यसभा का पद मतलब ग्रहण करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, वही वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होती है सेम। और इनके लिए मतलब कि ये 35 साल के हों, पहली बात तो कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इनकी जो एज है 35 पूरी हो चुकी हो, ठीक है। और थर्ड जो है वो कहता है कि ये राज्यसभा के मेंबर की जो एलिजिबिलिटी है वो रखते हों, बनने लायक हों। फोर्थ, वह किसी मतलब कि टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उस पे ना हो, यानी कि लाभ के पद बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस बोल सकते हैं, लाभ के पद पर ना हो,
ठीक है। तो लाभ के पद में ये एक सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक गाइडलाइंस दे रखी है, मैं अगर जो करेक्ट हूँ, कि जो लाभ के पद होते हैं उसमें एमएलए, एमपी और किसी राज्य सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्री या उपमंत्री, या सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब कि केंद्र सरकार में मंत्री, उपमंत्री या राज्य मंत्री हैं, और उसके अलावा किसी स्टेट के राज्यपाल हैं, तो वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो भी किसी भी उसमें है तो उनको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर ये किसी मतलब कि राज्यसभा मेंबर हैं या फिर लोकसभा मेंबर हैं या फिर ये राज्यपाल हैं, जिस दिन से ये इलेक्टेड हो जाएंगे और शपथ लेने जाएंगे तो उनको वो चीज़ ऑटोमेटिकली वैकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये चीज़ होगी इलेक्शन। और एक चीज़ और, इनके लिए वोट कौन डालते हैं, अब इनकी एलिजिबिलिटी हमने देख ली, अब इनके लिए वोट कौन कौन डालते हैं ये चीज़ और हम देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इनके लिए जो वोटिंग करते हैं, लोकसभा यानी कि राज्यसभा, के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट इनको करते हैं, ठीक है। अब इस चीज का समझो, लोकसभा के शब्द यानी कि जो मतलब कि तुम्हारा लोअर हाउस है, लोअर हाउस बोले या फिर उसको लोअर हाउस ही बोलेंगे, ठीक है। और निचला सदन जिसको बोलते हैं, या फिर जनता का सदन भी, उनके बहुत सारे टर्म में बोल सकते हैं हम लोग। राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि एल्डर मतलब कि एल्डर मेंबर को बोलते हैं, या फिर मतलब कि सीनियर के कुछ बोलते हैं। और इनके जितने भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो इसके लिए वोट करते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में क्या अंतर है, जिनका इलेक्शन बाई पीपल होता हो या फिर डायरेक्ट इलेक्शन से या इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो चुन के आते हो, ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्टेड तो इसमें होते हैं 543, ठीक है। लोकसभा में जो 2 मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। लेकिन एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट ये 2000 यानी कि 1 से 2 साल पहले अभी लोकसभा ने और इस संसद ने यही वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। अब इसमें राज्यसभा में 243 तो होते ही हैं इसके मेंबर, लेकिन जो मतलब कि 12 मेंबर होते हैं ना, 233 जो, तो ये तो इलेक्टेड होते हैं। ये किससे होते हैं कि राज्यसभा मतलब कि जो स्टेट में या राज्यों में जो मेंबर होते हैं यानी कि एमएलए, उनकी वोटिंग से ये चुने जाते हैं। और जो 12 मेंबर होते हैं ना, इनको राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इनके मतलब कि काम से, यानी कि ये कल्चर में अच्छे हैं या फिर मतलब कोई लिटरेचर में या फिर साइंस में या फिर किसी सोसाइटी में, सोशल में ये अच्छे हैं, तो इनको 12 मेंबर हर बार ये इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। तो ये वाले तो हो गए इलेक्टेड, जो चुन के आते हैं। जो 12 राज्यसभा में और 2 उसमें, ये जो होते हैं ये बाई प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए जाते हैं, बाई द मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह के अनुसार, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद में वोटों का पता चल गया कि कौन कौन इनके लिए वोट करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं बोलते इसको हम, ये एकल संक्रमणीय मत के अनुसार और इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी बोलते हैं, ठीक है। और इस ये सब क्लियर हो गई। और दूसरी चीज, मैं जो पिछली बार वो पढ़ा रहा था, तो उसमें किसी भी इलेक्शन को, किसी भी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसके लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक प्लस 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करने होते हैं। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और इसमें कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, कोई सीनियर मतलब कि सिंसियर कैंडिडेट नहीं है, बस आके मजे लेके बस खाली वो कर देगा। तो इसलिए ये लोग क्या काम करते हैं, जो 20 अनुमोदक और प्रस्तावक हैं ये उनमें से होंगे जो केवल इनके लिए वोट डालते हैं। तो जो सीनियर मतलब कि सिंसियर नहीं होगा, यानी कि जो सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रहा होगा, तो उसके पास ये 40 लोग कहाँ से आएंगे। तो इट मीन्स कि ये उसी के पास हो सकते हैं जो मतलब कि सीरियसली चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं इसमें। और 15,000 रुपये भी इनको आरबीआई में जमा करने होते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है प्रेसिडेंट की इसमें,
कि अगर जो कोई भी कैंडिडेट 1/6 मत लाने में, जो टोटल मत है उसके मत लाने में फेल होता है तो उसके लिए ये वाली जमानत जब्त हो जाती है। अगर जो कोई जीतता है तो ये प्रिय राशि उसको मिल जाती है वापस। ठीक है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है एक तरीके का। इतना वो उस पर ध्यान नहीं देना, बस इसको हमें मेनली क्या फोकस रखना है कि इनको वोट कौन कौन करता है। तो इनके लिए जो वोटिंग करता है ना, इनके लिए वोटिंग करता है राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। ठीक है, और प्रेसिडेंट वाले में क्या खासियत होती है, प्रेसिडेंट वाले में नॉमिनेटेड वोट नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें सारे इलेक्टेड मेंबर ही वोट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व एंड स्टेट के जो मतलब कि स्टेट के जो भी एमएलए होते हैं, यानी कि केवल लेजिस्लेशन असेंबली वाले, यानी कि एमएलए, एमएलसी नहीं, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन काउंसिल होते हैं जो कि 6 स्टेट में है केवल अभी, और हमें केवल एमएलए के वोट ही मिलते हैं। और प्लस जो सेंटर में मतलब स्टेट है जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य हैं, उनके मेंबर वोट ले सकते हैं। ठीक है, वोट देते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद में हम इलेक्शन करा दिया, वोटिंग डलवा दी, अब इसके बाद में जीत गए। जीतने के बाद में क्या काम होता है, पहला काम होता है शपथ लेने का। ठीक है, शपथ लेने का, या फिर ऑथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इनके लिए ऑथ जो दिलवाता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है या प्रेसिडेंट द्वारा दिलवाई जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा किसी पर्सन, जो राष्ट्रपति के द्वारा कोई पर्सन चुना हुआ है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या फिर उनका कोई सीनियर जज हो सकता है, तो उनके द्वारा इस आदमी को शपथ दिलवाई जाती है। ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 69 के अंदर इनको शपथ की प्रोसेस दी गई है। तो ये चीज हम पढ़ लिए। अब इसके बाद में हमारा जो आएगा, ठीक है, और इनके टर्म कितने साल तक ये रह सकते हैं, इनकी पदावधि कितनी होगी, ये 5 वर्ष होगी। ठीक है, जिस दिन ये चुने जाएंगे, यानी कि जिस दिन ये शपथ लेंगे उसके 5 साल तक ये उस पर काम करेंगे। ये किसके अंदर दी गई है, ये इसको बोलते हैं आर्टिकल 68 के अंदर ये सब चीज दी गई है। ठीक है, और इसके बाद में इनकी ये चीज तो होगी क्लियरली, और वह किसी भी समय एक तो 5 साल तक हो सकते हैं, अगर जो उनको चाहें तो वो 5 साल से पहले भी अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी कि पद रिक्तता मैं बोलूं। पहली चीज त्याग पत्र या रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, अगर ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देते हैं, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज बर्खास्त करने पर, बर्खास्त करने का मैं अभी एक पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि बर्खास्त इनको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो बर्खास्त करने पर थर्ड टर्म होगी इनकी मृत्यु हो जाने पर, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाने पर, बीच में ही यानी कि इनका कार्यकाल चल रहा है और बीच में टपक जाए या फिर मर्जी मतलब कि वो। और थर्ड है कि पद ग्रहण के करने के अयोग्य पाए जाते हैं ये लोग। पद ग्रहण के अयोग्य में हो सकता है कि क्रिमिनल केस कोई पहले से चल रहा हो, या दूसरी चीज इनकी एलिजिबिलिटी उम्र, एज जो है, एज में कुछ मतलब गड़बड़ हो गई हो, या फिर इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में किसी चक्कर में ये मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अंदर से कुछ चल रहा हो, इस चक्कर में ये पद से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक चीज और हम पढ़ते हैं जो कि पद बर्खास्त है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इनको पद से बर्खास्त कैसे कर सकता है, यानी कि पद रिक्तता जो आर्टिकल 68 का पार्ट है। ठीक है, तो इनको बर्खास्त कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मैंने इनको बताया कि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब बर्खास्त कौन करेगा, इनके लिए जो रिसोल्यूशन होगा कि 14 दिन पहले राज्यसभा के मेंबर एक नोटिस इनको जारी करें और बोले कि भैया हम आपको बर्खास्त करना चाह रहे हैं, तो इनको नोटिस दे दिया, और राज्यसभा में जो मेंबरों के मतों से, यानी कि 50% के वोट से एक
मतलब रिसोल्यूशन पास कर दें इनके खिलाफ, और उसको बाद में पास करने के बाद में उनको मतलब कि संकल्प पारित कर दें एक, यानी कि बहुमत के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा, ठीक है, बहुमत के द्वारा एक संकल्प पारित कर दें, तो उसको हम ये भेज दें लोकसभा में, और लोकसभा एक उस पर फॉर्मेलिटी निभा दे, तो इनको पद से हटना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इनकी बर्खास्तगी। तो इन ये चीज शुरू होती है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि ये चीज जाएगी, पहले 14 दिन पहले इनको वो देना पड़ेगा, और फिर संकल्प पारित करके, और पूर्ण बहुमत से, सदन के पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि 50% जितने लोग हैं उसका 50% लोग वोट कर दें, उनके मतलब कि पास कर दें उस चीज को, और उसको फिर उसके बाद में लोकसभा की सहमति के लिए भेज दें, तो फिर इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई। तो ये वाली आर्टिकल 68 के अंदर आएगी, मतलब ये वाली जो ये बर्खास्त वाली टर्म आएगी, ये आएगी आर्टिकल 67 के अंडर में, और ये वाली चीज आएगी आर्टिकल 68 में, यानी कि इसको ऐसे बर्खास्त किया जा सकता है, और इनकी पद की रिक्तता ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज ये समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अगला टर्म कि भैया इनका जो चुनाव का विवाद कोई जैसे पड़ जाता है, जैसे मैंने बताया कि इनको चुनाव में अयोग्य ठहराया जाता है, तो सामने वाला कैंडिडेट इनके खिलाफ कुछ भी दायर करेगा, तो वो कहाँ दायर करेगा, हाई कोर्ट में या फिर किसी छोटे कोर्ट में काम नहीं चलती। उसके लिए एससी में उसको जितने भी फैसले होंगे इनके खिलाफ, वो मतलब कि चुनाव के विवाद जो होंगे वो एससी में जाके थमेंगे। जब एससी में जाके थमेंगे तो एससी की बेंच जो भी कुछ फैसला देगी वो उनका लास्ट फैसला होगा, उसके बाद में किसी की नहीं सुनी जाएगी। जो उनका फैसला है वो अटल है, और इसी को मान के उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, या जो उनके लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसकी होगा। ठीक है, ये चीज आर्टिकल 71 के अंदर आती है। ठीक है, इनके कामों से आर्टिकल को याद करना है, वैसा आर्टिकल याद नहीं करना कि उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब इनकी हम शक्तियों के लिए बात करते हैं कि इनकी शक्तियां कैसे काम करती हैं। ठीक है, इनकी शक्तियों में क्या क्या होगा, एक तो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये, दूसरी चीज ये राज्यसभा के सभापति के बाद में ये राष्ट्रपति का काम करते हैं। कब, जब राष्ट्रपति किसी कारण बीमार हो, या फिर किसी कारण मृत्यु हो गई हो, या फिर कोई और भी रीजन के चक्कर में राष्ट्रपति का काम करते हैं ये। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ठीक है, नंबर 1। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पहली चीज। ठीक है, और उसकी कार्रवाई का संचालन करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता में राष्ट्रपति की रिक्तता में, पद रिक्तता में ये राष्ट्रपति का कार्यभार और कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और एज ए प्रेसिडेंट ये काम करते हैं। ठीक है, उसमें इनको सपरिवार पावर दी हुई होती है, और ऊपर से इनको जो सैलरी राष्ट्रपति को उस टाइम में दी हुई है उसी की सैलरी इनको दी जाती है उस टाइम पे। ठीक है, ये इनके दो कार्य, मेन दो इनके दो ही कार्य हैं। ठीक है, और इसको केवल जो ये राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल 6 महीने ही कार्य कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर लोकसभा यानी कि संसद को, पार्लियामेंट को चुनाव या फिर उनको चुनाव कराना होता है। चुनाव कराने के बाद में
इनको या तो यही चुनाव लड़े, या फिर जब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का खाली हो जाएगा, तो जो सीजीआई होते हैं वो उसकी जगह काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी क्लियरली। और इसके बाद में हम एक चीज इनके बारे में और पढ़ते हैं कि इनकी तुलना यूएसए के प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना। ठीक है, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना का मेन सीधा सा मतलब ये है कि ये दोनों, मतलब कि हमने इन्हीं को देखा देखी उपराष्ट्रपति का पद बनाया, तो हम एक साइड भारत लिख लेते हैं और एक साइड उपराष्ट्र मतलब कि यूएसए या फिर अमेरिका लिख सकते हैं। ठीक है, पहला कार्य ये राज्यसभा या सीनेट, ये देख लेना, सीनेट यही होता है ना। ठीक है, ये के मतलब भारत में जो मतलब कि इसके उपसभापति होते हैं और सीनेट के ये प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा काम, पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम ये होता है कि पद रिक्तता में एक कार्यवाहक प्रेसिडेंट की भूमिका में निभाते हैं। कार्यवाहक प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे कार्यवाहक प्रेसिडेंट जो निभाते हैं वो केवल 6 महीने तक ऐसा काम कर सकते हैं, केवल 6 महीने तक ही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो, केवल 6 महीने। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, कि यानी कि यहाँ का जो टर्म होता है 4 साल होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो ये उसकी बात कर रहा हूँ, सीनेटर का स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर प्रेसिडेंट एक ही चीज है, जैसे कि लोकसभा स्पीकर होता है और राज्यसभा का चेयरपर्सन हो सकता है, या फिर चेयरपर्सन भी हम बोल सकते हैं, एक ही उसके नाम हो सकते हैं, लेकिन हम ये इसको बोल सकते हैं, उसका प्रेसिडेंट बोले या अध्यक्ष बोले या फिर उसका चेयरपर्सन बोले, एक ही चीज, बात तो एक ही चीज होती है, टर्म तो एक ही है, लेकिन इनके बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्यवाहक जो प्रेसिडेंट है, जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है, उसकी जो टर्म होती है केवल 4 साल होती है। इंडिया में क्या होता है 5 साल टर्म होती है। अब होता क्या है कि अब जो प्रेसिडेंट यहाँ खाली है यूएसए में, ठीक है, तो यूएसए में जो अगर जो प्रेसिडेंट खाली है तो इट मींस कि 4 साल तक, जब तक जो प्रेसिडेंट चुनाव लड़ा था उस तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम 6 महीने, इनको 6 महीने में चुनाव कराना होता है, जबकि ये वाला प्रेसिडेंट अगले 4 महीने तक जो अपने प्रेसिडेंट का काम मतलब कि समय है, यानी कि पहली तारीख से लेके जब तक 4 साल नहीं हो जाते पूरे, ये जब तक काम करेगा। इन दोनों में मेनली ये डिफरेंस है और ये सिमिलरिटी है दोनों में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम इनकी बात कर लेते हैं कि इनको कितने कितने पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है और इनको क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, इनको 1.25 LAC लाख एज ए राज्यसभा चेयरमैन सैलरी मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर सैलरी मिलती है। इनको जो सैलरी मिलती है ना वो राज्यसभा की वजह से सैलरी मिलती है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और इनको सारी मेडिकल, फोन, कार, मतलब घर की सुविधा, ये सारी चीजें इनको दी जाती हैं। पहले ये 2008 में ये सब चीजें की गई हैं। 2008 से पहले इनको शायद 45 समथिंग इनको 1000 मिलते थे। उसके बाद में इनको 1.25 लाख इनकी सैलरी इनको दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और एक बार हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। ये आप चीज समझ के, ये कब से मिल रही है, 2008 से मिल रही है। ठीक है, एज ए राज्यसभा चेयरमैन की वजह से। ठीक है,
तो ये चीज़ खत्म होगी। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देख लेते हैं एक साइड से, जो कि कभी कभी क्या होता है कि कंपैरिजन करने लगते हैं कि भाई ये वाला आर्टिकल किसके लिए होता है। जैसे कि आर्टिकल मैंने बताया था ये 63 से उठता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में इसमें बताया गया। आर्टिकल 64 में क्या बताया गया कि राज्यों के पदेन सभापति, यानी कि राज्यों की राज्यसभा को राज्यों की परिषद ही बोलते हैं, तो राज्यों की परिषद के पदेन सभापति। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसमें कौन वोट डालेगा। ठीक है। आर्टिकल 66 कहता है कि इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, और इनका कार्यकाल पता है ये 5 साल का होता है भाई साहब। ठीक है। आर्टिकल 67 में रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव, यानी कि रिक्त हो जाता है इनका टर्म, तो उसके लिए चुनाव। मैंने रिक्ति की पूर्ति के लिए बताई थी कि भाई कैसे कैसे रिक्ति हो सकती है, मतलब कि एक तो बर्खास्त किया जा सकता है, दूसरी चीज इनको त्याग पत्र अपने जो भी अपना रेजिग्नेशन देंगे, यानी कि त्याग पत्र अपना देंगे, वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दें। दूसरी चीज ये अपने हिसाब से त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद में बर्खास्त कर दिया, उसके बाद में किसी इलनेस की वजह से वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें इनकी टर्म खाली होने की वजह हो सकती है। ठीक है। या इनकी मृत्यु हो जाए, या पद ग्रहण करने के बाद में अयोग्य ठहरा दिया जाए, तो ये चीज़ समझ गए। आर्टिकल 67 हो गया। आर्टिकल 68 ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है 66, सॉरी फॉर दिस, 66 में चुनाव होता है। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है। 66 और 67 में होता है इनका कार्यकाल 5 का, और 7 के बाद में 8 आता है रिक्ति की पूर्ति करने के लिए चुनाव। ठीक है। और 69 क्या कहता है, 69 क्या कहता है कि इनको शपथ कौन दिलवाएगा और कौन कौन सी इनको शपथ लेनी होती है। इनकी शपथ में भी अलग अलग होती है ना चीजें। और 70 में बोलता है कि अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति कर्तव्य का निर्वाह, यानी कि अन्य कोई आकस्मिकता हो जाए राष्ट्रपति को, तो उसकी वजह से इनको एक्टिंग जो काम करना पड़ता है उसकी वजह से ये टर्म। और आर्टिकल 71 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में और उससे संबंधित विवाद जितने भी होंगे वो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। ठीक है। ये थे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमारे आर्टिकल। ठीक है। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट यही वाइस प्रेसिडेंट को और छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद में जो हमारा शुरू होता है काम वो है कि अभी तक कितने राष्ट्रपति बने और कौन कौन बने। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे 1952 में, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। सेकंड 1957 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से यही थे। ठीक है। थर्ड टर्म में कब चुनाव हुआ होगा, 1962 में होना चाहिए चुनाव, तो 1962 में जो दूसरी बार बने 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। जो फोर्थ टर्म में आई 1967 में, तो 1967 में हमारे बने बीबी गिरी। ठीक है। और जो फिफ्थ का चुनाव हुआ 1969 में। ये 2 साल बाद ही इनका चुनाव कराना पड़ा था किसी वजह से, जो भी उस टाइम पर में रही हो। ये बने थे जीएस पाठक। ठीक है। और 1974 में बीडी जत्ती। ठीक है। और 7 जो हमारे थे 1979 में एम हिदायतुल्लाह।
ठीक है, ये हो गए 7। तो 7 तो हो गए टर्म, 7 तो अभी तक की टर्म हो गई, लेकिन एज ए पर्सन में मैं इन दोनों को एक मानते हैं लोग, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी। कभी कभी पूछता क्या है कि ये कौन से राष्ट्रपति हैं अभी तक के, और कभी कभी पूछता है कि ये मतलब कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। 1979 तक हम पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे लास्ट से एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो 79 के बाद में कौन सा चुनाव आएगा? 84 का। अब 84 में कौन बनेंगे? 84 में थे आर वेंकट रमन, यानी कि 84 में थे आर वेंकट रमन, ये थे 8वें नंबर के। ठीक है, 1989 में फिर बनेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1994 में बनेंगे, एक मिनट भैया, 84 में हुआ, फिर 87 में हुआ था ये, 84 के बाद में 87, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है शायद। ठीक है, इस वजह से ये हुआ। तो 87 के बाद में आएगा 92, तो 92 आएगा यहाँ पे। तो 92 में जो थे हमारे KR नारायणन। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये सारे एग्जाम में तो नहीं आती, लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये टॉपिक बनाता है कुछ स्टेट पीसीएस में, और एग्जाम में बोर्ड तुम्हारा डाल देगा कि ये कौन कौन रहे थे। बाकी हालांकि ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से राष्ट्रपति कब बने थे। उसके बाद में 1997 में KR नारायणन हो गए, कृष्ण कुमार, ठीक है। और उसके बाद में 12 प्रेसिडेंट है हमारे बी, मतलब कि भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। उसके बाद में 13 है हमारे 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी, इनकी भी 2 टर्म रही हैं। तो 14 हो गया, तो ये अगेन 2012 में फिर से बनेंगे, तो ये फिर से बने 2012 में। और इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी के बाद में थे एम वेंकट नायडू, और जो अभी हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, और जो 16 प्रेसिडेंट हैं अभी 2022 में जो बने हैं हमारे, जगदीप, ठीक है, ये लास्ट है हमारे। ठीक है, तो एज ए पर्सन देखा जाए तो दो लोगों की 2 टर्म रही है, मोहम्मद हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो 15 और 16 बैठ रहे हैं, तो ऐसे एज ए 14, मतलब कि इंडिविजुअल देखा जाए तो ये 14 है, और ऐसे टर्म वाइज देखा जाए तो 16 है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेसिडेंट का होगा। हमने वाइस प्रेसिडेंट इसलिए पहले पढ़ा क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में है, तो ना जाने कभी एग्जाम में आ ही जाए। तो थैंक यू फॉर दिस।